हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज 1 इंग्लिश। ये पेपर 2021 को 20 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज गिवन है। मैं पैसेज आपके लिए पढ़ूंगा नहीं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किए देता हूँ और बाकी इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैसेज के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता रहूँगा, हिंट देता रहूँगा कि इसका आंसर पैसेज में कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गर्ल्स हु वर्क इन सिटीज अर्न एन अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 18,000. Statement B. Padma's family is unhappy with the odd hours that her job imposes on her. These young girls have brought about a change in attitude among their tribes with regard to medical treatment. और स्टेटमेंट डी इज़ द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन द अराकू वैली हैज़ इंक्रीज्ड। अब दोस्तों हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो मैं पैसेज के अकॉर्डिंग आपको ये बता दूं कि हमारी जो ए स्टेटमेंट है, यानी कि पहली वाली ठीक है, ए स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट ठीक है। बाकी बी और जो है डी, ये स्टेटमेंट हमारी पैसेज के अकॉर्डिंगली गलत है। अब देखते हैं कहाँ पे मिलती है। बोथ ए एंड सी आर ट्रू, बिल्कुल ठीक है। बोथ बी एंड सी आर ट्रू, बी तो गलत था तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए इज़ ट्रू एंड सी इज़ फॉल्स, जबकि सी तो सही था, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ बी एंड सी आर ट्रू, दोस्तों बी गलत था तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है कि बोथ ए एंड सी आर ट्रू। जो स्टेटमेंट ए है वो पैरा 3 में आपको मिलेगी, पैराग्राफ जो 3 है इसमें। और स्टेटमेंट सी जो है वो पैरा 4 में मिलेगी। ये आपके लिए हिंट है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पद्मा's फैमिली इज नॉट averse टू हर ट्रैवलिंग एट ऑड आवर और वर्किंग विद द मेल कलीग, या Padma's and other tribal girls insist on the use of traditional medicine. The women went to big cities to earn name and fame. Despite the service of these women, the number of child death has remained static. तो दोस्तों यहाँ पर एवर्स का जो मतलब होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या अपोजिशन। यहाँ पर जो वर्ड आया है, पहला जो वर्ड आया है यहाँ पर, एवर्स का मतलब होता है अपोजिशन या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या अपोजिशन। तो इसमें जो है पहला ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। और ये आपको इस पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा इसका आंसर, जहाँ पर हर फैमिली डजेंट माइंड करके कुछ लिखा हुआ है। हर फैमिली डजेंट माइंड करके आप देख पाएंगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद पद्मा? इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, बोल्ड, ऑर्थोडॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू पैसेज। ये भी पैसेज में आया हुआ है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने ख्यालात का। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने ख्यालात का। क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वंस कंसिडर्ड टैबू अमंग द ट्राइबल? द यंग गर्ल engage in social work, आंगनवाड़ी वर्कर विजिटिंग स्ट्रेंजर, ट्राइबल गर्ल स्टडिंग इन सिटीज़, या ट्राइबल गर्ल्स वर्किंग विद मेल कलीग। तो दोस्तों पैसेज के अकॉर्डिंगली
हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपका स्टेटमेंट 4 है इसमें ये टैबू है, यानी कि ट्राइबल गर्ल वर्किंग विथ मेल कलीग, और ये मिलेगा आपको पैराग्राफ 1 में ही, ये भी पैराग्राफ 1 में ही मिल जाएगा, जहाँ पर इन द कंपनी ऑफ मेल लिखा हुआ है, इन द कंपनी ऑफ मेल। लास्ट में आएगा इन द कंपनी ऑफ मेल, यानी कि मेल की कंपनी में वो टैबू माना जाता था, इस तरीके से लिखा हुआ है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। व्हाट इज कॉमन अमंग द यंग आंगनवाड़ी वुमेन वर्कर? दे बिलोंग टू एजुकेटेड फैमिलीज, देयर मदर हैव वर्कड इन आंगनवाड़ी इन डिफरेंट कैपेसिटीज, दे आर ऑल thrilled by the idea of earning money, या दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन वर्किंग सिटीज़। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देयर मदर हैव वर्कड इन आंगनवाड़ी इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, और ये भी आपको पैराग्राफ 1 में ही मिल जाना है, पैराग्राफ 1 में ही इसका आंसर मिल जाएगा, जहाँ पर एक आया है वन कॉमन थ्रेड, जहाँ पे लिखा हुआ है वन कॉमन थ्रेड पैसेज में लिखा हुआ है वन कॉमन थ्रेड, उसके आगे ये लाइन आपको मिल जाएगी, इसके आगे लाइन होगी, तो वहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज वर्ड मोर्टेलिटी यूज इन द पैसेज? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मोर्टेलिटी का सेम मीनिंग बताना है तो सेंचुरी, ट्रांजिएंस, टेम्पोरल या डेथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेथ, ऑप्शन नंबर 4। सेंचुरी का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, सेफ्टी या नेचुरल रिजर्व, और ट्रांजिएंस का मतलब होता है टेम्परेरी, इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। और ये जो टेम्पोरल का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है टेम्परेरी या चेंजेबल, इसका मतलब भी टेम्परेरी होता है या होता है चेंजेबल, जो चेंज हो जाए। और सेंचुरी का मतलब तो मैंने बता ही दिया आपको, सेफ्टी या नेचर रिजर्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रेडिशनल यूज्ड इन द पैसेज? ट्रेडिशनल जो पैसेज में यूज़ हुआ है वो कौन सा है? कस्टमरी, एस्टेब्लिश, कन्वेंशनल या मॉडर्न? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो पैसेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो ट्रेडिशनली का यूज़ अपोजिट यूज़ हुआ है वो है आपका मॉडर्न, ऑप्शन नंबर 4। कस्टमरी का मतलब होता है कस्टम या रीति रिवाज, इसका मतलब है रीति रिवाज। और एस्टेब्लिश का मतलब होता है हैविंग डन समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, या स्थापित या कायम होना, स्थापित होना या कायम होना। और कन्वेंशनल का मतलब होता है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज जनरली बिलीव, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज जनरली बिलीव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस शी ट्रेवल एट ऑड आवर्स? तो दोस्तों यहाँ पर ऑड को पूछा गया है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या प्रोनाउन है? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि ये है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी की क्वालिटी को, किसी की स्टेट को या किसी के नाउन होने को। फॉर एग्जांपल कोई रेड है, क्विक है, हैप्पी है, ये सब क्या हैं? ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। और ये जिसमें एडवर्ब है ये क्या कहलाता है? ये ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे फ्रेज होते हैं जो मॉडिफाइज और क्वालिफाइज कर देते हैं किसको? एडजेक्टिव को या वर्ब को, और इसी को एडवर्ब का नाम दिया गया। जैसे प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांस, मैनर,
इस तरीके के। और कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसों के बीच में कनेक्ट करते हो, एंड, इफ, बट, इस तरीके के। तो यहाँ पर जो ऑड है, यहाँ पर जो ऑड है ये क्या कर रहा है, आर को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऑड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। किस पार्ट में एरर है ये पूछा गया है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। ए, बी, सी, डी, कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों? इसमें आपका जो एरर है वो बी पार्ट में है, यानी कि, और बी पार्ट मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिड के बाद रीच आया है, डिड आई रीच। डिड के बाद रीच आना चाहिए था फर्स्ट फॉर्म, ना कि रीच्ड। डिड के बाद जो आता वो रीच आना चाहिए था, रीच। जबकि यहाँ पर रीच आया है। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ये होगा नो सूनर डिड आई रीच्ड, नहीं होगा, रीच होगा, REACH, द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो ये होगा, यहाँ पर इस पार्ट में एरर था। अब ये थे हमारे टोटल 9 क्वेश्चन जो पैसेज 1 से पूछे गए थे। अब एक पोएम है, तो पोएम से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये पोएम्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जल्दी से। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फ्रॉम माई कॉन्क्वेरेबल सोल। In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the belugging of chances, my head is bloody but unbound. Beyond this place of wrath and tear looms but horror of shade, and yet menace of air find and shall find me unafraid. It matter not how straight the gate, how charged with punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the master of my soul. अब इसके क्वेश्चन हमें करने हैं। ये दोस्तों एक पोएम है, जो पोएम का नाम है इनविक्टस, और ये पोएम जो लिखी है वो विलियम, वैसे ही पूछा नहीं गया है लेकिन मैं एक्स्ट्रा के लिए आपको बता दूं, विलियम अर्न्स्ट ने लिखी है। विलियम हेनले। अब इसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 100। द पोएम इज अबाउट पैसिव सफरिंग, ए क्राइंग अगेंस्ट द गॉड, द हॉस्टाइल सर्कमस्टेंस दैट द नरेटर इज फेसिंग, द डिटर्मिनेशन एंड करेज इन द फेस ऑफ सफरिंग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है, डिटर्मिनेशन एंड करेज इन द फेस ऑफ सफरिंग। इसका मतलब क्या है? जिसे कभी ना हराया जा सके, अजय, जो हमेशा जीतता हो। अब क्वेश्चन नंबर 101 में चलते हैं। द पोएम इज अ पिक्चर ऑफ डीपिंग ग्लूमी, अ जर्नी फ्रॉम despair to hope, a man's eternal and irreversible suffering, a brooding acceptance of suffering। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, ए जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, यानी कि नई उम्मीदों का, नाउम्मीदी से उम्मीदी का सफ़र, नाउम्मीदी से उम्मीद का सफ़र या उम्मीदों का सफ़र। 102 में चलते हैं। द पोएम अंडरलाइन द प्रिविलेंस ऑफ ऑल encompassing sorrow, cheerful and courageous acceptance of sorrow, the hostility of gods towards the narrator, a painful reminder of advancing age। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, cheerful and courageous acceptance of sorrow।
according to poem. 103. The overall tone of the poem is gloomy, challenging, bitter, optimistic. अब इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, अब ये देखते हैं हम। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, ग्लूमी का मतलब होता है डार्क या डराने, डार्क, फ्राइटनिंग, डराने वाला। बिटर का मतलब होता है कड़वा, आप जानते ही हैं जो बिटर होता है इसका मतलब होता है कड़वा। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है उम्मीद जगाने वाला, उम्मीद जगाने वाला या उम्मीद जगाने वाली। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब उम्मीद जगाने वाली। 104 में चलते हैं अब। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। अब ये क्या है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, साइमाइल है या एपिग्राम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 का मैं आपको पहले करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, ये है। अब ये क्या होता है, सिमिली होता क्या है, जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान बताया जाए। और एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सेम लेटर या साउंड बार बार आए पोइट्री में तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन। कोई वर्ड या कोई लेटर या कोई साउंड बार बार आए उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटाफर का मतलब होता है किसी को किसी के समान बताना। जैसे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ही इज़ लाइन, ही इज़ लाइन, वह शेर है। तो यहाँ पर किसी आदमी को शेर बताया गया है तो ये कहलाएगा मेटाफर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सिमिली है, जो ये है, इसमें भी किसी को किसी के समान बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो होता है थोड़ा सा एक चेंज होता है। यहाँ पर ये होता है कि ही इज़ लाइक अ लायन, मतलब यहाँ पर एक वर्ड आया है लाइक। तो ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं जैसे लाइक का यूज़ हो, एज यूज़ हो या लाइक हो। तो ये यूज़ होता है आपका सिमिली में। और मेटाफर में एज या लाइक कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एपिग्राम जो है, एपिग्राम का मतलब होता है जिसमें सेटायर हो। अब 105 में चलते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन अंडरलाइन अंडर द ब्लग्यूगिन ऑफ चांस। अब ये क्या है, तो दोस्तों ये है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 3। ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन जो पैसेज से पूछे गए पेपर 1 में। आइए हम अब पेडागोजी के वो 15 क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आपसे पूछे गए थे। द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनलाइजिंग द रूल ऑफ लैंग्वेज, मेमोराइजिंग द रूल ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसलेटिंग द कॉन्टेक्स्ट या कन्वर्जनलाइजेशन ऑफ रूल। तो दोस्तों मेमोराइजेशन जहाँ पर भी आ जाए वो तो आपको पहले ही कट कर देना है। ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्ट, ट्रांसलेटेशन के लिए हम पढ़ते हैं ग्रामर को, ये ऐसा भी नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए जबकि डाइवर्जेंट होना चाहिए। बस एक ही ऑप्शन है इंटरनलाइजिंग द रूल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के नियमों को प्रति समझ बनाना। 106 के बाद 107 में चलते हैं। जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड या डायडेक्टिक या डायरेक्ट। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम इंडक्टिव मेथड, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर होता क्या है, हम जर्नी मतलब एग्जाम्पल से कोई जर्नल की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। 108 की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट।
complex material should be chosen for age group, material need to be graded appropriately, any kind of material can be selected, a material should be shorted and limited। दोस्तों, जो हम अलग अलग क्लासेस में जो पढ़ाते हैं मटेरियल, वो क्या होना चाहिए, मटेरियल नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 10वीं क्लास की बुक 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में पढ़ा दें बच्चों को। उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से या उनकी एज के अप्रोप्रिएटली के हिसाब से हम ग्रेडेड किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी सिलेक्टेड, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि कोई भी मटेरियल जो है किसी भी क्लास के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, और ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। 109 की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर व्हेन द चाइल्ड इज टॉट द रूल ऑफ ग्रामर, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवार्ड और पनिशमेंट, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू लैंग्वेज, द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। अब 1010 में चलते हैं। When a child is asked to recite a poem, it can help a teacher to assess her knowledge of literature, proficiency in speaking, acting talent या comprehension। एक बच्चे से पोएम को रिसाइट कराया जाता है, यानी कि पोएम पढ़वाई जाती है, तो टीचर उससे क्या समझ बनाता है उसके बारे में, कि वो लिटरेचर के बारे में नॉलेज रखता है या बोलने में निपुण है, यानी कि प्रोफिशेंसी है, या एक्टिंग टैलेंट उसका बहुत अच्छा है, या कॉम्प्रिहेंशन बहुत ठीक से करता है। तो उसके बारे में यह आएगा कि वो प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग है, बोलने में बहुत निपुण है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब 10111 की तरफ चलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स टू बी अवेयर ऑफ आइडिया ऑन अ टॉपिक, to do some mental exercise, to make effort to understand the something, to give some kind of stimulus to the brain। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टू बी अवेयर ऑफ आइडिया ऑन अ टॉपिक, यानी कि विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। और अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है दिया किसने था। ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों दिया था एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। ज़्यादातर ऑप्शन में ये मिलता है कि ऑसबॉर्न ने दिया था, पूरा नाम नहीं आता है ज़्यादातर, तो ऑसबॉर्न आप याद रखेंगे, ऑसबॉर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग को दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे। गलत पूछा गया है। लैंग्वेज एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज़ इन रियल सिचुएशन, बिल्कुल रियल सिचुएशन में तो होना ही चाहिए, तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखनी चाहिए। लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव फोकस ऑन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, ये भी ठीक है कि जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं वो भाषा में यूज़ होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव एन इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन टू स्पीकिंग, ये गलत है दोस्तों, यानी कि बोलने की बजाय लिखने पर ज़्यादा तवज्जो दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों ही इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। हमें बोलने पे भी उतना ही ध्यान देना जितना लिखने पे, हालांकि बोलने पे ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है, लिखने पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और इसमें उल्टा बोला गया था। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब 113 की तरफ चलते हैं। अ टेस्ट विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड एट द एंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या मेमोरी टेस्ट। दोस्तों उसको कहते हैं आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो टेस्ट किसी कॉन्सेप्ट के एंड में लिया जाए या
किसी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद लिया जाए तो उसे कहेंगे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट, हिंदी में कहते हैं निदानात्मक परीक्षा। और ये लिया क्यों जाता है? ताकि हम बच्चों के लर्निंग गैप्स जो हैं, जहाँ पर बच्चा कोई कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से या नहीं समझ पाया है, उसको हम पता कर पाएँ और फिर उस चीज़ को दोबारा से बच्चे को समझा पाए। इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। 114 की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। 4 स्किल होती है। पहली स्किल होती है लिसनिंग, दूसरी होती है आपकी रीडिंग, फिर स्पीकिंग और फिर राइटिंग। इसमें जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द प्रोडक्टिव स्किल्स, ये वाली 2। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन इन द टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल इज़ टू मेक द टेक्स्ट बुक अट्रैक्टिव, यानी कि जो बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशन दिए जाते हैं, कोई चित्र वगैरह दी जाती है, क्यों दी जाती है? बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिल्कुल गलत, अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं। मेक द टेक्स्ट बुक कलरफुल बनाने के लिए भी नहीं। अंडरस्टैंड द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। या अंडरस्टैंड द स्टोरी समझने के लिए भी नहीं। अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया है, इसको बनाने के लिए प्राइमरी लेवल में इलस्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि बुक चित्रण वगैरह किया जाता है। 116 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लैंग्वेज स्किल। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, हम देखते हैं। स्कूल शुड फोकस ओनली रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स एज लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉमनली ऑटोमेटिकली। दोस्तों गलत है, जबकि चारों चीज़ों को एक साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नहीं, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? सीक्वेंस में नहीं होता है, जबकि इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से इंटीग्रेट होता है। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल द लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड इंटीग्रेट देम। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि जो सभी 4 जो लैंग्वेज स्किल्स है आपकी, कौन कौन सी? LRSW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या इंटर कनेक्टेड भी हम बोल सकते हैं, और चारों को एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, एक साथ चारों को यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन था रूल ऑफ लैंग्वेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सपोजर टू टारगेट लैंग्वेज। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत था, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट होमवर्क। होमवर्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? अब देखते हैं। होमवर्क इज़ द बेस्ट वे टू इन्वॉल्व पेरेंट को थोड़ी ना इन्वॉल्व करना है होमवर्क में। होमवर्क शुड बी एक्सटेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट थॉट। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि प्रैक्टिस हो पाए और जो कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाया गया है उसका एक्सटेंशन हो सके। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब तीसरा और चौथे ऑप्शन में देख लेते हैं। एवरी टीचर शुड डेली गिफ्ट सम होमवर्क टू द स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं है कि डेली उनको होमवर्क दे दिया जाए। या होमवर्क इज़ द ओनली मीन्स टू इंगेज स्टूडेंट एट होम। सिर्फ होमवर्क ही ऐसा है जो बच्चों को घर में क्या करता है, इंगेज रखता है। और भी हो सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को इंगेज करने में हेल्प करती है। तो होमवर्क ही ओनली नहीं है, ओनली जहाँ भी आ जाए तो वो ऑप्शन ज़्यादातर गलत हो ही जाता है। अब 118 में चलते हैं। इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली मीन्स अन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट या एंड ऑफ रिसोर्स। दोस्तों ओनली मीन्स तो कभी नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि ओनली जहाँ जाए वहाँ आपको काट देना है। नॉट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है, टेक्स्ट बुक तो इम्पॉर्टेंट है ही, एंड ऑफ रिसोर्स भी नहीं है।
टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स की तरह काम करता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसके लिए? टीचिंग के लिए। सिर्फ एक नहीं है, और भी हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्स्ट बुक के अलावा भी। 119 में चलते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल इज टू यूज़ clear and correct pronunciation, to create sweet and melodious voice, to speak keeping in mind the context and situation, to focus only on voice modulation and intonation। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टू स्पीक कीपिंग इन माइंड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। संदर्भ तथा इस सिद्धि को ध्यान में रखते हुए बोलना। अब वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्नल राइटिंग हेल्प स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पेयर लर्निंग, टू असेस देयर प्रोनाउंसिएशन, या फोर्थ ऑप्शन है टू असेस देयर लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स है। तो दोस्तों जर्नल राइटिंग जो करते हैं स्टूडेंट, वो अपनी खुद की जो अपने अधिगम पर चिंतन करने के लिए यूज़ करता है। टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, यानी कि जो वो सीख पा रहा है उसी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर पाए। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज 1 में पूछे गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज 2 भी सॉल्व कराई है, और उसके साथ साथ हमने CDP, मैथ्स, EVS और बाकी अदर लैंग्वेज भी सॉल्व कराई है, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।